हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 और वो क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5। तो देखिए चैप्टर नंबर 5 में जो जिस तरीके से नाम लिखा है चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हल्की सी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जो जियो और मैट्रीन वर्ड से मिलकर बना है। और जियो का मीनिंग है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अर्थ, और मैट्रीन का मीनिंग है टू मेजरमेंट या टू मेजर। इट मींस अर्थ में की मेजरमेंट बोल सकते हैं, या अर्थ में कोई भी चीज है किसी ना किसी चीज को मेजरमेंट की जरूरत होती है। और बात करें अगर पहले के टाइम की, तो जो हमारे एशियंट सिविलाइजेशन होते थे, पुरानी सभ्यता होती थी, या मैं बोलूं अलग अलग देशों में अलग अलग सिविलाइजेशन अलग अलग तरीके के मेजरमेंट यूज करते थे अपने डेली लाइफ की किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए। तो ज्योमेट्री का यूज आज नहीं, पहले से, बहुत पहले से होता आया है। आप किसी भी चीज को मापने के लिए, किसी ना किसी मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई अपने हिसाब से हम पहले सुटेबल चीजें लेकर माप लेते हैं। जैसे कोई अपने हाथ की उससे नाप लेता था कि भाई ये इतनी मेजरमेंट है इसकी, तो पहले से अपने अपने तरीके से मापा जाता था। तो जो ये ग्रीक के जो हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इन चीजों को अरेंज किया और इस ज्योमेट्री के बारे में स्टार्टिंग से खोज करनी शुरू करी। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर एक हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, जिन्होंने बहुत ज्यादा इसमें चीजें हमारी रिसर्च करी। और उनके एक फेमस स्टूडेंट थे जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका नाम है पाइथागोरस। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो थेल्स जो हमारे मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने शुरुआत करी ज्योमेट्री को चीजें खोजने में, उसके बाद पाइथागोरस जो उनके शिष्य थे, बहुत फेमस है, अभी भी फेमस है। फिर उन्होंने ज्योमेट्री के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करके उसके बारे में चीजों को अरेंज करना शुरू करा। और उनके जो टीम मेंबर्स, उसने लगभग ऑलमोस्ट सभी चीजें ज्योमेट्री की अलग अलग बार में उसने रिसर्च करी। फिर उसी समय एक इजिप्ट के एक मैथ्स के टीचर थे। इजिप्ट में एक जगह है अलेक्जेंड्रिया, वहां पे एक मैथ्स के टीचर थे यूक्लिड। मैथ्स के टीचर ने जो भी पाइथागोरस और उनकी टीम की रिसर्च थी, सबको एक इकट्ठा अरेंज किया और एक इजी वे में एक पूरी थीसिस लिख दी, एक कंप्लीट बुक बना दी, बहुत मोटी बुक। मतलब उसमें सारा मटेरियल लिया उनका, जो हमारे पाइथागोरस और उनकी टीम ने अब तक पूरा जो रिसर्च करी थी उस सबको एक जगह पे लिख दिया। और जब पूरा लिख दिया तो उसको वो इतना बड़ा था, उसको आज चैप्टर्स, मतलब उसमें 13 चैप्टर्स हैं जिन्हें अलग अलग बुक के नाम से जाना जाता है। तो उन चैप्टर्स को अरेंज करके जो पूरी बड़ी बुक बनी, उस पर्टिकुलर उस बुक का नाम रखा गया एलिमेंट्स। तो हम जो पढ़ने वाले हैं उस पूरी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को बताया, पॉइंट्स को बताया। जैसे हम पढ़ने में आते हैं पॉइंट के बारे में, उन्होंने बताया कि पॉइंट है क्या, लाइन क्या है, उन्होंने बताया सरफेस क्या है, बहुत सारी चीजों को उन्होंने डिफाइन किया। तो अलग अलग चीजों की डेफिनेशन बेस में उन्होंने लिखा। तो लगभग 23 डेफिनेशन उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में अपने डिफाइन करी। तो एनसीईआरटी ने उस 23 डेफिनेशन से कुछ 7 डेफिनेशंस हमारे लिए कलेक्ट की है, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा एक तरीके से हिस्ट्री बोल सकते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री की। कि ज्योमेट्री की सबसे पहले खोज हमारे थेल्स मैथमेटिशियन ने करी। उसके बाद उनके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट जब अच्छा पढ़ता है तो टीचर को भी खुशी होती है, तो उनके स्टूडेंट ने और ज्यादा वो करा और सब चीज को अरेंज करके एक सिंपल वे में हमें यूक्लिड ने दिया। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, मतलब किसी चीज का इंट्रो देना टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ने जब पूरी ज्योमेट्री को एक सही तरीके से अरेंज करके सही लैंग्वेज में जब हमारे आगे डिफाइन किया, तो आज हम उसी चीज को पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। अब यूक्लिड ने हर चीज को एक अपने अपने तरीके से समझाया। जैसे
उसने कुछ डेफिनेशन है। सबसे पहला है द पॉइंट, ये पॉइंट के बारे में है, मैंने अंडरलाइन करी है जिसके बारे में ये बातें कही गई है। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, जो पॉइंट होता है, जो जैसे ये पॉइंट लिख दिया मैंने, पॉइंट ए पॉइंट, तो इसके कोई पार्ट नहीं कर सकते, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जब तक लाइन है को अलग अलग ब्रेक करके अलग अलग पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पॉइंट को हम 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में नहीं बांट सकते। तो लिखा है अ पॉइंट इज दैट, पॉइंट क्या है, विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई हिस्सा नहीं होता, जिसको कभी ब्रेक नहीं कर सकते। पॉइंट केवल एक पॉइंट है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट बस सिंपल यही था। उसने मतलब ये डेफिनेशन दी कि किसी ने बोला कि ये भाई पॉइंट क्या है, आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, तो आप बोलेंगे पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। बस सिंपल सी बात, और ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकंड बोला लाइन के बारे में बताया, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। जो लाइन होती है, अगर मैं आपको बोलूं कि 5 सेंटीमीटर की लाइन अरेंज करें, तो आप इस तरीके से 5 सेंटीमीटर की लाइन ए से बी तक आप अरेंज कर देंगे। तो हमने बात किसकी करी, लेंथ की बात करी ना। मैंने कभी ब्रेथ की, मैंने ये तो नहीं बनाया इतनी मोटी लाइन बनाओ, इतनी पतली लाइन बनाओ। तो यही बात बोला, जो लाइन होती है वो लाइन ब्रेथलेस होती है, मतलब उसमें मोटाई की बात नहीं होती। लाइन तो सिंपल लाइन है, और हमेशा किससे जज की जाती है, किससे मेजर की जाती है लाइन को, हमेशा लेंथ से मेजर किया जाता है लाइन को। तो इसलिए उसने बोला कि जो लाइन है वो ब्रेथलेस लेंथ है, मतलब बिना चौड़ाई वाली एक लंबी रेखा है, लंबी लाइन है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में उसने इस चीज को डिफाइन करा, और बहुत बेहतरीन तरीके से सब चीज का कलेक्शन बनाया यूक्लिड ने। फिर क्या है, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। तो किसी भी लाइन का एंड जो होता है, मतलब अगर आपको पता चल गया कि ये लाइन यहां से स्टार्ट है और यहां खत्म है, तो डेफिनेटली जो ये जहां से स्टार्ट और जहां खत्म होगी, उन दोनों को किसी ना किसी पॉइंट से डिनोट करा जाएगा। थर्ड वाला है क्या, द एंड ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का जो एंड होता है वो हमेशा पॉइंट होता है, इस पॉइंट से शुरू और इस पॉइंट में खत्म। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये मैंने लाइन बना दी, ए से शुरू और कहां बना दी पता ही नहीं, कहीं ना कहीं तो रोकनी पड़ेगी। अगर आगे चलती जा रही है तो ठीक है, लेकिन उसने बोला एंड ऑफ द लाइन। जब भी एंड या एंड्स बोल सकते हैं, जो भी जहां भी सिरा होगा, जहां भी उसका क्या बोलते हैं स्टार्टिंग या एंड पॉइंट होगा, वहां पर हमेशा पॉइंट से ही जनरेट किया जाएगा लाइन को, ऐसे ओपनली नहीं छोड़ सकते हम लाइन को। फिर फोर्थ में स्ट्रेट लाइन के बारे में बोला, ये अच्छी बात है। स्ट्रेट लाइन के लिए बोला अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मतलब स्ट्रेट लाइन जो बनती है वो ऐसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन होती है जो कैसे लाइज करती है इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। हर एक पॉइंट जब अपने साथ एक के बाद एक मिलता चला जाता है, एक के बाद एक मिलता चला जाता है, तो ये जो लाइन बनती है वो हमेशा क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन। देखो आप खुद बताओ, एक के बाद एक पॉइंट एक के ऊपर एक ओवरलैप होता चला जाएगा विदाउट गैप से, और आगे चल के जब हम देखेंगे तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसका मीनिंग ये है। ऐसी सरफेस के बारे में डेफिनेशन दी, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। कोई भी सरफेस अगर हम किसी चीज को बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, इसके पास हमारी एक लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है। तो उसने बोला जो सरफेस होता है इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। लेंथ और ब्रेथ ही होती है जो सरफेस जिसे हम कहा जाता है। जैसे स्क्वायर की जो लेंथ है वही उसकी ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है किसमें, सरफेस में। क्लियर है? फिफ्थ भी क्लियर है। 6 है द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। सरफेस की जो एजेस होती हैं वो लाइन होती है। आप देख लो, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात बोली कि जो एजेस होती हैं, किनारे होते हैं सरफेस के, वो क्या होती हैं, लाइंस होती हैं। लाइन से ही तो सरफेस बनता है। ठीक। फिर लास्ट है अ
प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस मतलब बिल्कुल प्लेन जो सरफेस होगा वो होता क्या है, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस which lies evenly with the straight lines on itself। बिल्कुल इसकी तरह है कि जो प्लेन सरफेस होता है वो ऐसा सरफेस होता है which lies, जो किसके आने से होता है, evenly with the स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, मतलब हर एक स्ट्रेट लाइन को एक के ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मैं अगर इस तरीके से अरेंज करता चला गया तो एक हमारा ये सरफेस बन जाएगा, बिल्कुल प्लेन सरफेस बन जाएगा। एक के बाद एक मैं स्ट्रेट लाइन को, मैंने बोला एक स्ट्रेट लाइन, फिर जस्ट उसके बाद तो ये प्लेन सरफेस बन जाएगा जो बहुत सारे लाइनों के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक। और ये जब पॉइंट के कॉम्बिनेशन से लाइन बनती है और लाइन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सरफेस बनता है। तो ये उसने बताना चाहा। तो 7 डेफिनेशन जिसके बारे में हमने पढ़ी है वो क्या क्या पढ़ा, पॉइंट के बारे में यूक्लिड ने बताया, लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में, सरफेस के बारे में, प्लेन सरफेस के बारे में, ये कुछ उसने डेफिनेशंस बताई वहां पर। ये हमने कुछ सेलेक्टेड ली है, ठीक है, केवल यही एनसीईआरटी ने आपके लिए अरेंज करी थी तो हमने यहाँ डिस्कस कर ली। इसके बाद कुछ उसने अपने स्टेटमेंट दिए थे, कुछ ऐसे स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, इसमें 3 पार्ट्स हैं हमारे। पहला हमने डेफिनेशन पढ़ा, देखो थ्योरी हम जो पढ़ रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे, इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आने का केवल 2% चांस है, क्योंकि सिंगल एक्सरसाइज है और मुझे लगता है शायद 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन है जो लगता है हल्का फुल्का आ सकते हैं, बट थ्योरी से ही आएगा। 98% चांस है थ्योरी से आएगा। थ्योरी का मतलब है ये फिलअप में आ सकता है इससे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। स्टार्ट करते हैं हम यूक्लिड के ऑक्सिम्स। मैंने ये बताया था कि अभी इससे पहले हमने डेफिनेशंस पढ़ी, अब ये ऑक्सिम्स होते हैं हमारे, वो है क्या, जो इसके बारे में अगर हम पढ़ें ये है क्या, ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, ये जो अभी हम पढ़ेंगे जो सारी चीजें, ये क्या होता है, एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स के एवरी पार्ट पे ये एप्लीकेबल होगा, लिखेंगे फॉर एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो ऑक्सिम्स होते हैं हमारे मैथमेटिक्स के हर एक पार्ट पे फॉलो करेंगे, ठीक। क्या है, रूल बोल सकते हैं या स्टेटमेंट, मतलब ये एक तरीके से कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो वो है क्या, देखेंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीनिंग है इसका कि थिंग्स विच आर इक्वल मतलब ऐसी चीजें जो इक्वल हैं टू द सेम थिंग। कोई जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से ज्यादा है, मान लिया ए जो है वो इक्वल है किसके, बी के, और सी भी इक्वल है बी के। समझेंगे इस एग्जांपल को। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ऐसी चीजें जो एक जैसी चीजों के इक्वल है, ए भी बी के इक्वल है, सी भी बी के इक्वल है, तो यहां से हम बोल सकते हैं ए और सी इक्वल है। देखिए इसका मीनिंग है ये, थिंग्स विच आर इक्वल, ऐसी चीजें जो इक्वल हैं टू द सेम थिंग, से एक जैसी चीजों के अगर कोई 2 चीजें इक्वल हैं तो ये दोनों चीजें भी इक्वल होंगी। सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक। उसके बाद सेकंड, फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। पहले इन चीजों को ना, ये थोड़ी लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इसे विद एग्जांपल सीखना है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स मतलब इफ इक्वल्स का मीनिंग है क्या है, पहले मैं वो भी बता सकता हूं। अगर मैं इसको यहाँ एग्जांपल से बताऊं तो मान लिया मेरे पे 10 लिखा है और 10 इक्वल है 10 के। इफ इक्वल्स, ये दोनों चीज इक्वल, तो पहले ये वाली, इफ इक्वल्स दिस बोथ आर इक्वल, आर एडेड टू इक्वल्स। आर एडेड टू इक्वल्स मतलब अगर इक्वल्स में हम ऐड करें कोई भी सेम चीज, यहां भी इक्वल ऐड करें, वही यहां पर भी वही चीज ऐड करें। मैंने यहाँ 10 के साथ 2 ऐड किया और दूसरी तरफ भी 10 के साथ मैंने 2 ऐड किया। इफ इक्वल, ये दोनों इक्वल थे, आर एडेड टू इक्वल्स,
क्या आर एडेड टू इक्वल्स मतलब हमने दोनों तरफ इक्वल चीजें ऐड करी, ये यहाँ भी 2 ऐड करा तो इस तरह जगह भी 2 ऐड करा, तो रिजल्ट क्या बोला है, द होल्स आर इक्वल। जो इसका कंप्लीट होगा 10 + 2 12 इक्वल टू इसका भी क्या होगा 12, तो एक होल भी हमेशा इक्वल आएगा। इससे हम क्या हमने यहाँ से क्या सीखा है, ये सीखा है कि अगर कोई दो चीजें इक्वल हैं, ये हमारा जब हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जब हम एक्स वाई वाले जब वेरिएबल्स वाले पढ़ेंगे तो वहां काम आएगा कि कोई दो चीज इक्वल हैं, अगर यहाँ पर भी वही चीज जोड़े और यहाँ पर भी वही चीज जोड़े, जैसे मान लिया x बराबर कोई दूसरी y है, यहाँ पर मैंने 3 जो ऐड करा और इधर भी 3 ऐड करा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने यही बोला कि अगर इक्वल के दोनों तरफ सेम चीज जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर दो इक्वल हैं उनमें सेम चीज जोड़ेंगे तो उनके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी इक्वल ही रहेंगे। जैसे हमने रिजल्ट देख लिया, 10 पे 2 जोड़ा इस तरफ से, वहां भी 12 आया, इधर भी 10 था उस पे भी सेम चीज जोड़ी, जो लेफ्ट साइड जोड़ी थी, तो रिजल्ट इसका भी 12 आया, सेम चीज जोड़ी है। ठीक है। थर्ड वन, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, फिर वही चीज है। अब वैसे ही मैंने यहाँ पे अगर एग्जांपल लूं, 10 है हमारा, मैंने एग्जांपल लिया 10 इक्वल है 10 के, जैसे यहाँ लिया था 10 इक्वल है 10 के, इक्वल्स में हम सेम चीज सब्ट्रैक्ट करें, अगर यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, दोनों में सेम चीज सब्ट्रैक्ट है, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करा 8 बना, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करा 8 बना, तो मतलब अगर इक्वल में सेम चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो देखो 10 में से 2 गया, इसका आंसर भी 8 आने वाला है और इसका आंसर भी 8 आने वाला है। तो दोनों बातों का मतलब एक ही है, क्या कि अगर कोई दो चीजें इक्वल हैं तो उनमें दोनों तरफ अगर सेम चीज ऐड कर दो तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन, थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड्स विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कोई दो चीजें एक दूसरे से कोइंसाइड होती हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया मैंने बोला कि भाई 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया मैंने, और सेम यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर का एक वही सर्कल बनाया, तो हमने बोला कि भाई ये दोनों चीज एक दूसरे से पूरी मिलजुल रही है, तो वो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। जो होल होता है, कंप्लीट जो होता है, वो अपने पार्ट से बड़ा होता है। जैसे दिस इज ये होल पार्ट है किसका, हमारे एक पेन होल्डर का या चॉक होल्डर का। अब मैं इसके में 3 पार्ट्स कर रहा हूं, 1 2 3, तो ये कंप्लीट पार्ट अपने सिंगल एक जो टुकड़े से बड़ा होगा ही होगा। बिल्कुल देखो, अगर मैं इसके 2 पार्ट्स भी डिवाइड कर दूं तो जो इसका होल पार्ट है, जैसे मैं बोलूं ये इसका होल पार्ट है और मैं इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो देखो होल पार्ट इन 2 पार्ट्स से बड़ा होगा ही होल पार्ट, और ये दो कोई सा भी पार्ट उठा लो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, उससे बड़ा होगा ही होगा। तो यूं कह सकते हैं कि जो होल पार्ट है, द होल पार्ट इज ग्रेटर देन अ पार्ट। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर मेरा ये होल पार्ट पूरा ये है और इसके मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं इसको 1 2 3, तो कंप्लीट पार्ट अपने ये सिंगल पार्ट से तो बड़ा होगा ही होगा। तो दैट्स a true statement, the whole part is greater than a part। जो होल पार्ट होता है वो अपने किसी भी अ पार्ट से एक हिस्से से तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक। नेक्स्ट वन, थिंग्स विच आर, देखो ये जितनी भी जो भी ये लैंग्वेज की बात कर रहा है या जो भी ये स्टेटमेंट है, ये कहीं ना कहीं मैथ्स के रूल हैं, आप इसको आगे फॉलो करेंगे। मैंने इसलिए लिखा है फॉर एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के हर पार्ट पे ये फॉलो करते हैं ये वाली चीजें कि भाई अगर कोई दो चीज इक्वल हैं तो सेम चीज ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी पूरा कंप्लीट पार्ट अपने स्मॉल पार्ट से तो बड़ा होगा ही होगा। ये सारी चीजें हमें एक जर्नली स्टेटमेंट बोल सकते हैं। उसने जो हमारे यूक्लिड थे उन्होंने पहले डेफिनेशन दी, फिर कुछ स्टेटमेंट दिया कि भाई ऐसा मैथ्स
उसमें होता है। और लास्ट चीज पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और उसमें क्या होगा, वहां पर वो ऐसे स्टेटमेंट है वो ओनली एप्लीकेबल फॉर ज्योमेट्री, तो वो हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी 6 वाला पढ़ रहे हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीनिंग है कि थिंग्स विच आर डबल, ऐसी चीजें विच आर डबल द सेम थिंग्स। मैंने फॉर एग्जांपल, मैं इसका एग्जांपल यहां दूंगा कि मैंने बोला ए जो है वो x का डबल है, x का डबल है a, और b भी जो है वो भी x का डबल है। मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये इसने बोला थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, ऐसी चीजें जो एक ही जैसी चीजों की डबल है। 2 भी एक x का डबल है और b भी, वो a भी x का डबल है, b भी x का डबल है। देखो थिंग्स मतलब a और b, विच आर डबल टू द सेम थिंग, सेम थिंग मतलब ये भी x का डबल है और ये भी x का डबल है। तो ऐसी जो चीजें जो सेम चीजों की डबल होती हैं, वो चीजें आर इक्वल टू वन अनदर। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू b। ये एग्जाम्पल हो गया आपका। एग्जाम्पल किसका है? 6 पॉइंट का है ये। क्लियर है? थिंग्स विच आर डबल, ऐसी चीजें जो डबल हैं एक ही चीज की, ए भी वही उसी चीज का डबल है, बी भी उसी चीज का डबल है। इट मींस ए एंड बी बोथ आर इक्वल। सेम बिल्कुल इसकी तरह कॉन्सेप्ट ये थिंग्स विच आर हाफ, ऐसी चीजें जो हाफ हैं किसी सेम चीज का, जैसे ए जो है वो x का हाफ है और b भी x का हाफ है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, ऐसी चीजें जो सेम चीजों का हाफ है। तो दिस इंप्लाइज दैट बोथ आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के इक्वल होंगे, a इक्वल टू b। ये तो आप नॉर्मली जानते भी हैं। मैंने बोला a की वैल्यू भी 10 का हाफ है, b की वैल्यू भी 10 का हाफ है, मतलब a की भी 5 वैल्यू है, b की भी 5 वैल्यू है। सेम यही चीज मैंने बोला a की वैल्यू 5 का डबल है, b की वैल्यू भी 5 का ही डबल है। इट मींस a भी 10 है, b भी 10 है। तो बहुत सिंपल चीजें हैं। ये थोड़ा स्टेटमेंट थी जो उसने अपने तरीके से आपके लिए डिफाइन की। तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए जो चीज पढ़ा वो था क्या। तो अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी, ऑक्सिम्स पढ़े, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? पोस्टुलेट्स। किसके? यूक्लिड के पोस्टुलेट। अब ये है क्या? पोस्टुलेट क्या है? दिस इज ओनली फॉर ज्योमेट्री, दिस एप्लीकेबल ओनली फॉर ज्योमेट्री। ये केवल ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल है जो ये स्टेटमेंट है। आप अभी देखेंगे भी इसमें हम केवल ज्यादातर ज्योमेट्री की ही बात करेंगे, ज्यादातर के सारी ज्योमेट्री की ही बात करेंगे। तो पोस्टुलेट्स होते क्या है? ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे रूल्स बोल सकते हैं। मैंने बोला ना, ये इस तरीके के स्टेटमेंट है जो हमें हेल्प करेंगे मैथ्स में। तो इससे पहले जो ऑक्सिम्स पढ़े वो हेल्प करेंगे मैथ्स के किसी भी पार्ट में, लेकिन ये जो हमें 5 ऑक्सिम्स, 5 पोस्टुलेट्स दे रखे हैं, ये हेल्प करेंगे केवल ज्योमेट्री पे। तो आज पढ़ने वाले और इम्पोर्टेंट के मामले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट लिखने को आता है कि भाई यूक्लिड के पोस्टुलेट्स लिख लिए, पोस्टुलेट 5 लिखिए या कोई से एनी 2 लिखिए। 5 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो एक एक करके सबको समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है फर्स्ट वाला कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट या अदर पॉइंट्स। मतलब कोई स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पॉइंट ए से बी तक हम कोई एक लाइन आराम से ड्रॉ की जा सकती है, कर सकते हैं। आप चाहे किसी पॉइंट को यहां ले लो, किसी पॉइंट को यहां ले लो, आप उसके बीच में आराम से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही बात बोली कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। वन पॉइंट से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आराम से हम कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था, बहुत इजी था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। समझ गया हमें, अगर समझ में आ गया कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कैन मेक एनी स्ट्रेट लाइन, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली।
मतलब टर्मिनेट लाइंस किसे बोलते हैं? ऐसी लाइंस जिसके एंड आपके पास होते हैं। देखो एक लाइन होती है जो चलती चली जाती है, लेकिन टर्मिनेट लाइन जो रुकी हुई लाइन होती है जिसके एंड्स आपको पता होते हैं। जैसे मैंने बोला ये ए और ये बी मेरी एक टर्मिनेट लाइन है, क्यों? जिसके एंड्स हमें पता है कि भाई स्टार्टिंग ये है और एंड ये है। तो जब एंड्स पॉइंट्स आपको पता रहते हैं दोनों, तो ऐसी लाइन टर्मिनेट लाइन होती है। टर्मिनेट मतलब रुक जाना, शांत हो जाना लाइन का। तो ये फिक्स है कि ये हमारी लाइन है। तो बोला एक टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, मतलब इनडेफिनेटली हम कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना भी। मैं मतलब इसको आगे कहीं तक भी बढ़ा सकता हूं, इसको आगे कहीं तक भी बढ़ा सकता हूं। जो टर्मिनेट लाइन है आप इस तरफ से खींच के इधर ले जा सकते हैं, उस तरफ से खींच के उधर बढ़ा सकते हैं। तो ये बोला है टर्मिनेट लाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। आप इंडेफिनेटली कहीं से भी कितना भी उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, मतलब कोई भी सर्कल हम बना सकते हैं किसी भी रेडियस से और किसी भी सेंटर से। अब मैंने एक आपको सेंटर दिया, मैंने बोला भाई 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर, तो आपको सेंटर भी है, चाहे मैं 5 सेंटीमीटर बोलूं तो आप 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। मैंने बोला नहीं मुझे छोटा बनाना, मैंने बोला केवल 1 सेंटीमीटर का करे, तो आप 1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो किस एनी सेंटर एंड एनी रेडियस से आप कोई भी सर्कल जनरेट कर सकते हैं। ठीक, बहुत सिंपल बात थी। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, हर एक राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये वाली बात कैसे मैं यहां पर समझाऊंगा। कोई भी राइट एंगल है, जैसे मैंने बोला ये हमारा एक राइट एंगल है, ये भी 90 डिग्री है, मैंने इसको इस तरीके से राइट एंगल बना लिया, ये भी 90 डिग्री है। तो कोई भी राइट एंगल का मतलब समझते हैं ना, 90 डिग्री। तो कोई से भी राइट एंगल की बात करेंगे सारे सेम होंगे। क्यों होंगे सेम? क्योंकि सारे राइट एंगल 90 डिग्री के होते हैं। फर्स्ट वाला भी 90 डिग्री, दूसरा भी 90 डिग्री, तो सेम तो होना ही होना है या इक्वल होना ही होना है। तो बोला और राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं क्योंकि मेजरमेंट सेम है ना, एंगल की मेजरमेंट दोनों में 90-90 है। ठीक, ये भी इजी था। तो आई होप 4 तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ क्योंकि 5 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखने को आती है, याद करनी पड़ेगी, रटनी नहीं है। समझ के लिखेंगे तो आप इससे भी आसान तरीके से उसे 2 लाइनों में लिख सकते हैं। पहला वाला था कि भाई हम किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड था कि किसी भी टर्मिनेटिंग लाइन को आप इंडेफिनेटली स्ट्रेच कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। सर्कल किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस का सर्कल खींचा जा सकता है और हर एक राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सिंपल, ये हमने 4 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। लेकिन 5th क्या है जरा मैं पढ़ूंगा। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, अगर मान लिया मैं यहाँ पर एग्जांपल करके दिखा रहा हूं आपको, माना एक स्ट्रेट लाइन मैंने बोल दिया ये ए और ये बी, ये गिर रही है फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन। ये 2 स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। ठीक, इसे बोल दिया CD, इसे बोल दिया EF। तो अगर ये AB लाइन किसी 2 लाइनों में गिर रही है तो ध्यान देंगे, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल सेम साइड के इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? एक ये वाला, जिसे मैंने 1 और 2 बोल दिया। अच्छा, एक ये वाला भी इंटीरियर होगा 3 और एक ये वाला भी इंटीरियर होगा 4, सेम साइड के। तो सेम साइड के इंटीरियर हो गए 1, 2 और 3, 4। तो कह रहा है कि सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होंगे ऑन द सेम साइड, इट टेकन टुगेदर, दोनों को अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, लेस देन 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल मतलब राइट का मतलब है 90 डिग्री। 90 डिग्री 2 बोले हैं तो 90 और 90 180 भी बोल सकते हैं। मतलब 2 राइट एंगल की जगह हम केवल 180 का भी यूज कर सकते हैं। देन
The two straight line, if produced indefinitely, meets on that side on which the sum of angles less than 180. मीनिंग क्या है? देखो, अगर मैं दो लाइनों में इसका मीनिंग आपको बताऊं तो ये है कि अगर एक लाइन दो स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से कट करे कि बनने वाले जो इंटीरियर एंगल के पेयर हैं 1 2 3 4 दोनों को ऐड किया, तो जोन से पेयर का सम, दोनों का टोटल जोन से पेयर का सम 180 से कम आएगा, इज लेस देन टू राइट एंगल। जोन से पेयर का सम 180 से कम आएगा उस पेयर की तरफ, ऑन दैट साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन, उस जिस पेयर का मान लिया 1 और 2 का कम आ रहा, तो उस तरफ के स्ट्रेट लाइन को अगर हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो दे मीट्स, वो मिलेंगी जरूर, क्योंकि जहां एंगल छोटा होगा उसकी तरफ को मिलेंगी और जहां एंगल बड़ा होगा उस तरफ को खुलती चली जाएंगी, यहां खुलती चली जाएंगी, यहां कभी नहीं मिलेंगी। नेवर मीट्स और दैट मीट्स। किस तरफ मिलेंगी? इसने ये बोला है प्रोड्यूस इंडेफिनिटली मीट्स ऑन दैट साइड, उस साइड मिलेंगी विच द सम ऑफ एंगल, जिस जगह एंगल्स का सम लेस देन राइट एंगल, जिस तरफ एंगल का सम 180 से लेस देन होगा उस तरफ वो टू स्ट्रेट लाइन आपस में मिलेंगी। बस इतना था। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं। If any one line A and B cut into two lines C and D, E and F, then make the pair of interior angle 1 2 3 4 and that pair which sum is less than 180, वो वाला पेयर जिनका सम 180 से लेस देन है, उस सम की तरफ अगर हम स्ट्रेट लाइन को आगे प्रोड्यूस करें, दैट स्ट्रेट लाइन मीट्स, वो मिलेंगी जरूर। और किस तरफ मिलेंगे? जिस तरफ उनका सम 180 से कम होगा। जिस तरफ सम कम होगा, एंगल कम होगा, कम 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 एंगल 0 हो जाएगा तो मिल जाएगी। जिस तरफ सम ज्यादा होगा तो एंगल बढ़ता चला जाएगा तो फैलती चले जाएंगे, वो आपस में कभी मिलेंगे नहीं। बस इतना सा लॉजिक है, ठीक है ना। तो ये इसका 5th पोस्टुलेट्स भी हो गया। तो देखिए ये था हमारा पहले 5th चैप्टर का पहला पार्ट, जिसको हम इंट्रो पार्ट बोलेंगे। और इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी, बहुत क्लियर करके पढ़ना है। पहले हम डेफिनेशंस पढ़ी, हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत जानी, डेफिनेशंस पढ़ी, देन हमने ऑक्सिम्स पढ़े विच इज एप्लीकेबल फॉर एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पोस्टुलेट्स पढ़े। कोई पूछेगा पोस्टुलेट्स क्या है? दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट विथ एप्लीकेबल ओनली फॉर ज्योमेट्री। देखो सब में ज्योमेट्री की तो बात करी, लाइन आपस में खींच सकते हैं, लाइन को बढ़ा सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, एंगल इक्वल होते हैं और ये एंगल आगे मिलते हैं, लाइनें मिलती हैं, तो ये सब ज्योमेट्री की बात करी। तो इसलिए ये जो पोस्टुलेट्स है वो यूज होते हैं कहाँ पे? ओनली फॉर ज्योमेट्री। क्लियर है? तो आई होप ये हमारा फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और अभी अगर आप चैनल में अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिना सब्सक्राइब करके नहीं जाना है। शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ और एंड करेंगे चैप्टर का। तो तब तक के लिए बाय।